वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो हमारी क्लास रहती है 1991 के बाद की जो हिस्ट्री रहती है, जिसमें हम एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। और क्लास फिफ्थ रहेगी हमारी, और ये हमारी आज की जो वो लास्ट क्लास है। इससे पहले की क्लासेस हम जो पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं। 19 अगर हम बात करें 47 से लेकर ऑलमोस्ट 1947 से लेकर जो है वो हमने 2024 तक का टारगेट रखा था। तो आज जो हमारा टारगेट रहेगा कि 1991 से लेकर जितनी भी हमारी हिस्ट्री रहती है हम उसको पूरा प्रॉपर जो है वो कवर करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स है उनको ब्रीफली जो है वो पढ़े, ताकि प्रीलिम्स में जो है वो हम अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको ईजिली एड्रेस कर सकें। प्लस इवेंट्स को लिंक करेंगे, थोड़ा कनेक्ट करेंगे कि 1991 से लेकर 2024 तक जितने भी इवेंट हुए हैं, चाहे वो नेशनल इवेंट हो, चाहे वो इंटरनेशनल या फिर कोई रीजनल इवेंट हो, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि एक क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा जो है वो जितना भी जो इंपॉर्टेंट इवेंट रहते हैं वो कवर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग लाइक की एक बेस बनाते हैं 1991 के रिफॉर्म्स के लिए कि 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए, अगर हम बात करें लाइक जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए वो किस तरह से हुए, ठीक है, उनके लिए क्या जो है वो एक बैकग्राउंड रहता है, उसको एक पूरा प्रॉपर कवर करते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को भारत हो गया आज़ाद, ठीक है। उसके बाद हमने नेशन बिल्डिंग का टास्क कर दिया शुरू, यानी कि जो हमारे इंडियन लीडर्स थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो देखो, कुछ लोग काम कर रहे थे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की तरफ, जिसमें हमने बात करा कि प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया। फिर कुछ लोग काम कर रहे थे सोशल अपलिफ्टमेंट की तरफ, ठीक है, कि जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, जो कास्टिज्म है उसको एड्रेस किया जाए, ऐसे सोशल रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए। देन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वर्क करना शुरू किया इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। और आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है आफ्टर द इंडिपेंडेंस वो कैसा रहा, हमने कैसे जो है वो अडॉप्ट किया। तो देखो, नेहरू जी अगर हम बात करें तो वो सोशलिज्म मतलब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को ज़्यादा फॉलो करते थे, लेकिन भारत के लिए उन्होंने सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम एक मिक्स्ड अप्रोच को फॉलो करेंगे जिसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट का कॉपरेशन रहेगा, यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को जब हम फॉलो करेंगे। और इसकी जो पहली जो झलक दिखती है ना, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिखती है, जिसमें यह कहा गया कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करे। और पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करने का मतलब हो गया कि सरकार क्या करेगी, प्रॉपर ध्यान रखेगी सभी का, चाहे वो कोई रिच पीपल है, चाहे वो कोई पुअर पीपल है, या फिर कोई भी पर्सन है, तो उसका प्रॉपर जो पूरा ध्यान रखेगी। प्लस यहाँ पर साथ में ये भी कहा गया कि कॉपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना है, ठीक है। कॉपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या हो गया कि पार्टिसिपेशन चाहिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों, मतलब लोगों का शेयर भी चाहिए। तो इसको जो है वो फिर इकोनॉमी की लैंग्वेज में मिक्स मॉडल कहा जाता है डेवलपमेंट के लिए। और हमने एक मिक्स्ड अप्रोच को फॉलो किया जिसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप की हम बात करते हैं। देन अभी जो हमारा टारगेट रहेगा कि ये तो एक मिक्स सिस्टम को फॉलो किया, और इसकी शुरुआत जो है वो प्लानिंग कमीशन के साथ हुई। प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें तो देखो, प्राइम मिनिस्टर एज एन चेयरपर्सन और उसके बाद चीफ मिनिस्टर जितने भी स्टेट्स के थे वो सभी इसके मेंबर थे। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स है आपकी, वहाँ से रिप्रेजेंटेशन आ रही है, और फिर क्या हो रहा है कि सभी के लिए इक्वली जो है यहाँ पर डिस्कशन बन रहा है। फिर 5 ईयर प्लान सिस्टम यहाँ पर चलता है, और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था हम यूएसएसआर से लेकर आए थे, जो कि हमने बिल्कुल बेसिक काफ़ी बार पढ़ लिया। देन उसके बाद पोस्ट लिबरलाइजेशन अगर हम बात करें तो देखो, इसमें क्या है, 1991 में ये कहा जाता है कि हमारी इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ठीक है। हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। पहले अगर हम बात करें 1947 से लेकर 1991 तक हमारी जो इकोनॉमी थी वो इनवर्ड थी। तो इनवर्ड याद रखना, ये वर्ड लिख लेना साथ में, इनवर्ड और ओपन इकोनॉमी। तो इनवर्ड मतलब हम अपने लिए सोच रहे थे, हमने कहा था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें वर्ल्ड से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब होने वाले थे, ठीक है, हमें ये पता था कि अब हमारे पास कुछ ही दिन का पैसा बचा है। तो देन हम क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी को ओपन करते हैं और हम बाहर से जो है वो पैसा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करते हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट हो और ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो है वो यहाँ से जो है वो एक जो है वो वेव मिले, यानी कि थोड़ी सी डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब क्या हुआ कि 1990 जब 1947 में हमने एक इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी को फॉलो किया, ठीक है। तो उससे हमने ऐसा मेनली क्यों किया, पहला तो ये समझो कि हमने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी को हमने क्यों अडॉप्ट किया, क्योंकि हमें ये पता था कि उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर देर इज इम्पॉर्टेंट, मतलब पब्लिक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, यानी कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों?
क्योंकि हमने देखा था ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, तो उसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी थी उसमें इम्बैलेंस थे, स्टैग्नेशन थी, प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी, और ऊपर से वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी। जब भी पॉवर्टी थी, मतलब पॉवर्टी होता है वो भी वाइड स्प्रेड, तो हमेशा जो है वो सरकार का यही टारगेट रहता है कि वेलफेयर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अब वेलफेयर, आम लोग अगर हम बात करें, पब्लिक प्राइवेट लोग तो वेलफेयर नहीं करेंगे, वो तो अपने प्रॉफिट की तरफ सबसे पहले जाएंगे। तो यहां पर क्या होता है कि वेलफेयर ज़्यादा होगा तभी अगर सरकार जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। तो 1991 तक यही रहता है कि सरकार मैक्सिमम कोशिश करती है पार्टिसिपेट करने की। अब जब ब्रिटिशर छोड़कर गए तो हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चैलेंजेस थे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो कॉलोनियल जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसकी वजह से, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जनरली दो ग्राउंड पर होता है। पहला, रॉ मटेरियल्स ले गए सारा का सारा, फिर उसके बाद में फिक्स्ड जो फाइनल गुड्स थे उनकी मार्केट भी बना दी। और जब फाइनल गुड्स की मार्केट बना ब्रिटिश, तो ब्रिटिश जो मशीन मेड गुड्स थे वो इतने सस्ते होते थे कि जो हमारे हैंडलूम होते थे वो जो है वो फिर उनके सामने कुछ भी नहीं थे। जैसा फॉर एग्जांपल कि जब गांधी जी को पता चला कि खादी बहुत महंगी है, तो फिर उन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ अब लाइफ टाइम जो उसके लिए उन्होंने एक जो है वो एक सिंबलिक जो है वो शुरू किया था कंसेप्ट। देन उसका इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर हम बात करें जो हमारे रहते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि हमें पता चलता है कि कैसे स्टेग्नेशन थी। तो पर पर्सन अगर हम एक एवरेज इनकम की बात करें ना इंडिया में, तो वो 240 रुपये थी मंथली एवरेज। अगर हम बात करें 240 कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें लिटरेसी, तो 17% लोग पढ़े लिखे थे। बर्थ रेट तो ज़्यादा था लेकिन डेथ रेट भी ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो उतना अच्छा नहीं था, न्यूट्रिशन पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। तो इस वजह से क्या था कि बर्थ रेट अगर हाई था तो डेथ रेट भी जो है वो ज़्यादा था। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हमारी पॉपुलेशन 75% थी, लेकिन स्टेग्नेशन थी एग्रीकल्चर में भी। हमारे पास उतनी सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं थी, फूड शॉर्टेज थी। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी अनएम्प्लॉयड हुआ वो एग्रीकल्चर यानी कि खेती करेगा, और अगर वो खेती करेगा तो खेत में तो कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि मानसून अच्छा नहीं था, ठीक है। शुरू में तो हमारे पास उतने पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं थे, और ऊपर से जो है वो लाइक जो नेचुरल कंडीशंस होती है वो भी फेवर में नहीं थी। तो इससे क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, उसमें भी स्टैग्नेशन थी और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा डिपेंड थी एग्रीकल्चर के ऊपर। फिर उसके बाद क्या होता है कि इंडस्ट्रियल अंडर डेवलपमेंट, मतलब जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, देर इज़ नो डाउट ब्रिटिशर्स ने जो है वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को भारत में इंट्रोड्यूस किया, बट लेकिन वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ किस काम की, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें ये लगा कि ये तो अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म्स किए ही नहीं। ब्रिटिशर का फोकस तो मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ था। पॉवर्टी साइकिल, पॉवर्टी साइकिल यानी कि जो लो इनकम अगर हम बात करें, तो एक तो सबसे पहले लो इनकम थी, ऊपर से लिमिटेड सेविंग थी, लोगों के पास पैसा ही नहीं था, इन्वेस्टमेंट कहाँ से करते, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं थी। तो इससे क्या होता है कि जो इनकम, वो आपका जो लो इनकम, इन्वेस्टमेंट नहीं है, सेविंग नहीं है, तो फाइनली क्या रहता है कि एक पॉवर्टी साइकिल बना रहता है कि और गरीब गरीब ही होता जाएगा। हमारे पास जो बैंकिंग सिस्टम था वो प्रॉपर नहीं था, मॉडर्नाइज्ड नहीं था। हमारे पास कम्युनिकेशन था, देर इज़ नो डाउट कि ब्रिटिशर्स ने कुछ सिस्टम हमारे लिए छोड़कर चले गए थे, बट लेकिन वो उतना लेवल पर था ही नहीं कि हम compete कर पाते। तो अब हमें चाहिए थी प्लानिंग, कि हमें किस तरह से जो है वो इन सभी जो ये प्रॉब्लम्स है इससे जो है वो हम किस तरह से छूट सकते हैं। तो फिर हम चलते हैं प्रॉपर प्लानिंग की तरफ। प्लानिंग को जो है वो भारत में लेकर आते हैं, और इसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। लेकिन देखो, जैसा हमने ये देखा था कि फ्रीडम स्ट्रगल में, कि हमने प्लानिंग करी कि एक सिविल डिसोबीडियंस, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह, सब एक क्रोनोलॉजी में चल रहा था। तो वैसे ही इकोनॉमी के लेवल पर अगर हम बात करें, जिसको इकोनॉमिक नेशनलिज्म कहा जाता है, तो ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म था इसकी शुरुआत भी कुछ इस तरह से हुई है। तो सबसे पहले आता है विश्ववर्या प्लान, ये 1934 में आता है, और इस प्लान में ये कहा जाता है कि जो वर्कर्स है ना उनको शिफ्ट कर लेना चाहिए एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये कहा गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो वर्कर्स अभी स्टिल उनको लगता है कि एग्रीकल्चर से अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उनको फोकस करना चाहिए कि वो शिफ्ट कर जाए इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, याद रखना। देन उसके बाद FICCI इनका प्रपोजल था, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ठीक है। इनका जो फोकस था, उन्होंने कहा कि प्लानिंग ना, देखो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत स्ट्रिक्ट प्लानिंग की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा, स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ वेरी नेसेसरी,
ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इन्होंने कहा क्यों? क्योंकि इनको पता चल गया था, ये वो लोग थे जिनको ये पता चल गया था कि इंडियन गवर्नमेंट होनी चाहिए, तभी जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका वेलफेयर प्रमोट होगा। तो दैट्स वाई इन्होंने कहा कि भारतीय सरकार हो, और वो भारतीय सरकार जो है वो फिर सबके वेलफेयर के बारे में सोचे। उसके बाद कांग्रेस का प्लान रहता है 1938 में, और ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल प्लानिंग कमेटी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ये याद रखना, नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी की जो है वो चेयरपर्सनशिप में बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और इन्होंने रेकमेंड किया था कि प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने की जरूरी है, एक डिसेंट जो है वो हमारे पास लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए पब्लिक का। प्लस साथ में इन्होंने कहा था कि जो मिनिमम इनकम है मंथ, अगर यहाँ पर डेली वेजेस पर अगर हम बात करें तो ₹15 to 25 पर कैपिटा पर मंथ होनी चाहिए, इस तरह से। तो यहाँ पर इनकम लेवल के बारे में डिसाइड किया गया, ठीक है, कि किस तरह से इनकम रहेगी, सिस्टम सारा। अब ये नेशनल प्लानिंग कमेटी तो ठीक है, 1938 में जब ये कमेटी बनाई थी तो इस टाइम पे आईएनसी का सेशन कहाँ पर हुआ था? और सुभाष चंद्र बोस ने ये कमेटी क्यों बनाई? बताओ। सर हरिपुरा में हुआ था ठीक, 1930 में। हरिपुरा में हुआ था, ओके। और सुभाष चंद्र बोस ने क्यों बनाई थी ये कमेटी? कोई और भी तो बना सकता था। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे सेशन के। देन उसके बाद बॉम्बे प्लान आता है 1944 में। ये प्लान्स का क्रोनोलॉजी याद कर लेना सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान अगर हम बात करें तो टाटा और बिरला लेकर आए थे इनको, और इन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और स्टेट इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्लस साथ में इन्होंने कहा था कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, ठीक है, और सपोर्ट फॉर एमएसएमई, फुल एम्प्लॉयमेंट और रिड्यूसिंग इनकम इनक्वालिटी, इन सभी के लिए स्टेट के इंटरवेंशन भी जरूरी है और इंडस्ट्रीज को डेवलप करना भी जरूरी है। तो देखो, बॉम्बे प्लान याद रखना, इंडस्ट्रियलिस्ट लेकर आए थे। तो जो अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट प्लान लेकर आए तो डेफिनेटली वो अपने लिए फोकस कर रहा है, और उसको ये क्लियर दिख रहा था कि अगर सरकार इंटरवीन करेगी तभी जो है वो, अपनी सरकार अगर इंटरवीन करेगी तभी पॉसिबल है डेवलपमेंट, अदरवाइज नहीं। इकोनॉमी के लेवल पर इन्होंने कहा था। देन गांधीयन प्लान आता है। गांधीयन प्लान को लेकर आते हैं श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है, इन्होंने कहा कि स्मॉल स्केल जो प्रोडक्शन है उसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम जो एक प्ले मतलब जो रूरल एरियाज है उनको भी डेवलप कर सके, और गांधीयन प्रिंसिपल्स पर जो है वो, जो गांधी जी के इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर डेवलपमेंट होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारी विलेजेस है उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहिए। कॉटेज और जो कॉटेज इंडस्ट्री और जो खादी है उसको प्रमोट करना चाहिए। तो गांधीयन प्लान 1944 बेस्ड ऑन द गांधीयन टीचिंग्स, गांधीयन जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स थे उनके ऊपर बेस्ड था, और इसको किसने लेकर आया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल। देन उसका पीपल्स प्लान आता है 1945, एम एन रॉय लेकर आते हैं। एम एन रॉय सोशलिस्ट थे या कम्युनिस्ट थे? सोशलिस्ट। सोच लो एक बारी। सीपीआई किसने बनाई थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एम एन रॉय ने। कब बनाई थी? 1925। 20 या 25? 1925 सर। एक बार चेक कर लेना। 26 दिसंबर 1925 भी है ऐसे। ओके, डन। ठीक है, तो अब देखो, अगर इन्होंने बनाई है, ठीक है, सीपीआई, तो दैट मीन्स ये कम्युनिस्ट हुए। ठीक है, अब इन्होंने पीपल्स प्लान दिया, ठीक है, 1945 में। इन्होंने कहा कि जो भी इमीजिएट मतलब लाइक, इन्होंने कहा कि जो ये प्लान मतलब जो इसका जो मेन एम था वो टारगेट कर रहे थे कि जो बेसिक नीड्स है ना, ठीक है, एक विद इन फ्रेमवर्क डिसाइड करना चाहिए, कि एक हमारे पास फ्रेमवर्क होना चाहिए लिमिटेड टाइम का। इसके बीच में जो भी हमारे चैलेंजेस है हमें उसको एड्रेस करना चाहिए, जो भी हमारी जरूरत है हमें उसको पूरी करना चाहिए, ताकि हम जो है वो प्रॉपरली जो है वो एक जो पीपल्स प्लान मतलब जो लोगों के लिए वेलफेयर है, जो लोगों के लिए जरूरी है, उसको हम प्रमोट करें।
और उसके लिए एक टाइम फ्रेमवर्क जो इन्होंने कहा वो कहा कि 10 साल। कहते हैं यार मिनिमम 10 साल ले लो, जो लोगों की जरूरत है सारी पूरी कर दो। इसको कहते हैं पीपल्स प्लान, और ये एम एन रॉय लेकर आए थे। तो ये जो क्रोनोलॉजी है ना इनकी, ये याद कर लेना, बॉम्बे प्लान, फिर गांधीयन प्लान, और फिर पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान सबसे लास्ट में आए, फिर कांग्रेस प्लान पहले देखो, या अगर हम बात करें तो विश्वेश्वरा प्लान 1934, फिर उसका बाद FICCI प्लान, फिर कांग्रेस प्लान, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी। और ये आता है पेपर में, नेशनल प्लानिंग कमेटी का ध्यान रखना। क्वेश्चन एक बार इस तरह से बन रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। कौन कौन सा इकोनॉमिक प्लानिंग से लिंक करता है, तो ये जितने भी प्लान है ये इकोनॉमिक प्लानिंग से लिंक करते हैं। देन उसके बाद प्री लिबरलाइजेशन अगर हम बात करें 1947 से लेकर 1991 के बीच में कि हमारी इकोनॉमी किस तरह से थी। तो देखो सबसे पहले याद रखना कि स्टेट लेड इकोनॉमी, मतलब पब्लिक का जो है वो, मतलब गवर्नमेंट का जो है वो ज़्यादा इंटरवेंशन है, पहला पॉइंट। इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी, इनवर्ड मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि सब कुछ हमारा खुद का होगा, हम इंपोर्ट कम करेंगे, ठीक है, हम इंपोर्ट करेंगे ही नहीं। पहली बात, एक्सपोर्ट करने की तो उस टाइम पे बात आती ही नहीं है ना, क्योंकि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे। तो यहां पर कहा कि इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी, और हम इंपोर्ट कम करेंगे। इवन जो इंपोर्ट कर रहे थे उसके ऊपर भी जो है वो टैरिफ लगाया जा रहा था, ताकि हम अपनी जो डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसको बचा सकें। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो सिस्टम चलता है इसमें, कि इंपोर्ट को जो है वो कम कर दिया जाए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश थी कि अपना ही सब कुछ हो। तो यहाँ पे ठीक है, जो फोकस किया जाता है उसमें मतलब जो मेन फोकस किया जाता है वो किया जाता है कि एक बैलेंस्ड ग्रोथ को लेकर चलेंगे, जिसमें हम पॉवर्टी को भी साथ के साथ में कम करेंगे। ठीक है, यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी वो इस तरह से होनी चाहिए, इस मॉडल पर बेस्ड होनी चाहिए कि हम पॉवर्टी को भी जो है वो साथ के साथ में एड्रेस करें अलॉन्ग विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट करते हैं। वो 5 ईयर प्लान हमारे जो मिक्स्ड मॉडल पर बेस्ड थे, यानी कि हम पब्लिक प्राइवेट दोनों को यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं, और प्लानिंग सिस्टम शुरू होता है। और हर साल अगर हम बात करें तो 5 साल के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपको अलग अलग प्लान देखने को मिलेंगे। लाइक अगर हम बात करें महलनोबिस प्लान, ठीक है, या फिर सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, तो ये प्लानिंग में जो प्रॉपर डिसाइड होता है कि किस तरह से। जैसा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था अगर हम बात करें, जो कि 1951 से लेकर 56 तक चला था, इसमें हमने सभी चीज पर फोकस किया, हमने एक मिक्स्ड अप्रोच को लेकर चले और हमने हर सेक्टर पर फोकस किया। देन जो सेकंड 5 ईयर प्लान रहता है उसमें हमने जो है वो बेसिक जो हमारे कैपिटल गुड्स थे, या हम बात करें कि जो हैवी इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर हमने फोकस किया। हमने कहा कि अगर एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, देयर इज नो डाउट कि एग्रीकल्चर हमें इंक्रीज करना है, लेकिन हमारे पास मशीनरीज भी होनी चाहिए, और मशीनरीज तभी होगी जब हमारे पास कैपिटल जो है वो गुड्स होंगे, और कैपिटल गुड्स के लिए हमें हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस करना पड़ेगा। देन उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है, जिसके जो है वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म आपको देखने को मिलते हैं। और फिर इसका जो रिजल्ट रहता है वो ये रहता है कि विद इन फ्यू ईयर्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन 70% इंक्रीज हो जाता है इमीडिएटली फार्मर की इनकम में। और एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, स्पेशली अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न जो यूपी है, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी जाती है। न्यू इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, और इसमें एक सबसे पहला जो आता है दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। इसमें बताया गया कि किस तरह की इकोनॉमी पॉसिबल है, किस तरह की इंडस्ट्रीज पॉसिबल है। तो यहाँ पर मिक्स्ड जो है वो अप्रोच को जो है वो फॉलो किया गया। पहला पॉइंट कि पब्लिक प्राइवेट दोनों रहेगी, कुछ सरकार इंडस्ट्रीज लगाएगी, कुछ पब्लिक यानी कुछ मतलब वो होगी पब्लिक सेक्टर वाली, और प्राइवेट यानी कि कुछ जो यहाँ के बड़े बड़े साहूकार है वो भी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। फिर उसके बाद एक पॉलिसी आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इसको ना इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इंडिया में, तो याद रखना इस जो सेकंड वाला है इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और इसमें क्या कहा गया, एक पब्लिक सेक्टर होगा, एक मिक्स सेक्टर होगा, एक प्राइवेट। अब देखो कैसे कैसे कंसेप्ट लिंक करता है, पब्लिक, प्राइवेट, ठीक है, और मिक्स्ड। अब मिक्स्ड कैसा, देखो पब्लिक जो पूरा सरकारी है, प्राइवेट जो बिल्कुल प्राइवेट है, मिक्स्ड जिसमें सरकार फंड कर रही है लेकिन उसको प्राइवेट मैनेज कर रहे हैं। तो ये तीन जो है वो तरह का यहाँ पर जो मॉडल फॉलो किया गया, और इससे फिर यहाँ पर हैवी इंडस्ट्री की तरफ भी फोकस किया गया, यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी फोकस किया गया, यहाँ पर वेलफेयर की तरफ भी जो फोकस किया गया। फिर उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। ठीक है, ये जो पॉलिसी है इसमें फोकस किया गया कि जो आपका 1956 की पॉलिसी थी उसको थोड़ा और एक्सपैंड कर दिया। जैसे हमने पहले बात करी थी हैवी इंडस्ट्रीज पर, तो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर भी फोकस किया गया। और ये एक बार ना एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो कौन से 5 ईयर प्लान के टाइम पे जो उसके ऊपर फोकस किया गया। तो 1977 के टाइम पे कौन सा 5 ईयर प्लान था,
अंकिता मैम कौन सा 5 ईयर प्लान था इस टाइम पे? फिफ्थ या सिक्स्थ? फिफ्थ 5 ईयर प्लान ऑलमोस्ट इमरजेंसी थी लेकिन एक्सटेंशन हुआ था तो फिफ्थ ही माना जाता है। वैसे तो रोलिंग प्लान आए थे यहाँ पे 2 साल के, लेकिन वो रोलिंग प्लान कहीं पे कंसिडर किया जाता है, कहीं पे उसको फिफ्थ ही कहा जाता है, या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 2 बार आया था। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसमें फोकस किया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ। देखो पहली वाली जो 1956 की थी इसमें फोकस किया हैवी इंडस्ट्री की तरफ, लेकिन इसमें जो नेक्स्ट वाला है इसमें फोकस किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ करना है। प्लस यहाँ पे ना डिफेंस जो हमारे कोर सेक्टर है, डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी और रेल ट्रांसपोर्ट, इनको भी प्रमोट करने की बात की। और साथ में कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जैसे कि आपके अदर सेक्टर हैं जो कि नॉर्मल है, लाइक जैसे फार्मा सेक्टर हो गया या आपके जो कैपिटल गुड्स हो गए जो इन बनाने हैं, तो स्टेट्स के पास भी जो है वो इनकी थोड़ी पावर जाने लगी, स्टेट भी काम करेगा इसके ऊपर। देन उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 की। इसमें प्रमोट किया गया इकोनॉमिक फेडरेशन की तरफ। इकोनॉमिक फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ फेडरेशन का? फेड, हाँ ग्रुप ऑफ स्टेट्स होता है मतलब। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स यानी कि स्टेट्स के पास जाएगा। और फेडरल का मतलब क्या हो गया? सेंटर स्टेट। यस सर। तो फेडरेशन मतलब, इकोनॉमिक फेडरेशन मतलब पहले देखो सेंटर के कंट्रोल में था, उन्होंने कहा कि थोड़ा स्टेट को भी इसमें थोड़ा सा होल्ड चाहिए। ठीक है, स्टेट्स जो हैं उनके पास भी थोड़ी इकोनॉमी के रिगार्डिंग पावर होनी चाहिए ताकि वो भी पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करे। क्योंकि देखो पब्लिक सेक्टर का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि सेंटर की ड्यूटी है, पब्लिक सेक्टर का मतलब हो गया कि स्टेट की भी ड्यूटी है। तो फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को उस तरह से फॉलो करने लगे। और इसके बाद अगर आप देखते हो ना 1980 के बाद, तो स्टेट्स के पास भी अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी। तो एक तरफ सेंटर गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज बनाती है और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट भी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाती है। और हमारे यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग जो इंडस्ट्री पॉलिसीज है। देन उसके बाद फेजेस में समझते हैं यही सब कुछ। तो फर्स्ट जो फेज रहती है वो रहती है 1951 से लेकर 1969 तक की। ठीक है, यहां पर ना सारा काम स्टेट खुद संभाल रही थी, यानी कि गवर्नमेंट खुद सब कुछ देख रही थी। पूरा गवर्नमेंट ने बोला आप टेंशन मत लो, मैं हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लोगों को बोला आपको नहीं पता है, अभी आपने एक्सप्लॉयटेशन देखा है बहुत ज़्यादा, आप रुको, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप मुझ पर बस ट्रस्ट करो। तो यहाँ पर ठीक है, अब हमने सरकार के ऊपर विश्वास किया, लेकिन यहाँ पर एक तो करप्शन इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, सेकंड जो फंडिंग थी वो कम होती जा रही थी, और कम क्या हो रही थी, फंडिंग टाइम से भी नहीं हो रही थी। ऊपर से सरकार को एक पंगा थोड़ी ना था कि चलो डेवलपमेंट करनी है, ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लड़ाइयाँ अलग चल रही थी। जैसे अगर 1962 की पाकिस्तान, सॉरी 1962 की चाइना वॉर, ठीक है, 1965 की पाकिस्तान वॉर, तो ये दो चैलेंजेस थे जिसकी वजह से हमारी जो प्लानिंग थी वो भी फेल हो गई। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये चलता है। लेकिन यहाँ पर ना एक अच्छा रिजल्ट है कि जो फर्स्ट और जो सेकंड 5 ईयर प्लान है ना, वहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है। जो थर्ड 5 ईयर प्लान आया क्राइसिस की वजह से वहाँ पर थोड़ा लिमिटेड ग्रोथ देखी गई है, लेकिन जो पहला और दूसरा था उसमें अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। देन जो सेकंड फेज आती है 1970 से लेकर 1973 तक, इसमें क्या है देखो, 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है। तो अगेन यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, प्लस यहाँ पर ये बात फील हो गई थी कि हमारे पास जो फाइनेंसिस है वो प्रॉपर पूरे नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिटल जो है वो फिर क्या होता है कि लिबरलाइजेशन थोड़ी सी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी जो है इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है। फिर उसका थर्ड जो फेज रहती है वो रहती है 1974 से लेकर 1990 तक की। ठीक है, जिसमें क्या हुआ है कि अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया, ज़्यादा नहीं किया, जो हमारे नॉर्मल सेक्टर थे वहाँ पर जो है वो हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी, थोड़ा सा जो है वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और रहता है कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रहती है वो प्रॉपर उतनी नहीं हो पा रही थी, वो रिस्ट्रिक्टेड थी। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कर रहा था, कुछ सेक्टर्स में रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, या अदर सेक्टर, नॉर्मल सेक्टर में ओपन किया था, लाइक जैसे हेल्थ हो गया या अदर सेक्टर, इसमें ओपन किया सिर्फ।
तो थर्ड फेज 1974 से लेकर 1990 के बीच में जो आपको याद रखना है वो ये कि एक तो ये इनवर्ड लुकिंग फेज आती है, दूसरा हिंदू ग्रोथ रेट है, ऊपर से लाइसेंस सिस्टम है। यहाँ पर लाइसेंस जो है वो आपको कोई भी आपको परमिशन, मतलब कोई भी आपको काम शुरू करना है तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर एफडीआई आ रही है, किसी कोई एक पर्सन है वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है हमारे इकोनॉमी में, तो उसको अलॉट ऑफ परमिशंस लेनी पड़ेगी, देर आफ्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। तो फिर उतने में उसका मनी बदल जाता था। तो इतने यहाँ पर भी अच्छे हमें रिजल्ट नहीं मिले हैं। अब हम बात करते हैं फिर जो राव यानी कि पीवी नरसिम्हा राव के अंडर किस तरह से रिफॉर्म्स हुए, जिसको कहते हैं एलपीजी। तो देखो इकोनॉमिक क्राइसिस थे 1991 में। क्या हुआ 1990 तक तो हमें पता चल गया कि इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी, सरकार सब कुछ देख रही थी, हालांकि सरकार से सब कुछ संभाला भी नहीं जा रहा था। सरकार हर फ्रंट पर जो है वो लड़ाई लड़ रही थी। अब होता क्या है यहाँ पे कि 1991 तक आते हो जाती है अति, मतलब एक तरह होता है कि अब तो कोई मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस हाई लेवल पर चलने वाली है। हुआ क्या कि गल्फ वॉर शुरू हो गई 1991 में। अभी जब गल्फ वॉर शुरू हुई ना, तो गल्फ नेशंस में हमें पता है कि ऑयल सबसे ज़्यादा होता है, और अगर वहाँ पे वॉर हो रही है तो जनरली बात है ऑयल क्राइसिस होंगे, और ऑयल हमें बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। तो फाइनली यहाँ पर क्या होता है कि हमारा पैसा जाने लग गया ज़्यादा, और हमारे पास जो यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट था ना वो 8% पहुँच गया था जीडीपी का। फिजिकल डेफिसिट अगर हम बात करें 8%, और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 2.5% ऑफ द जीडीपी था। ऊपर से महंगाई बहुत हो रही थी, क्योंकि डबल डिजिट में, वो भी सिंगल डिजिट ही नहीं, महंगाई डबल डिजिट में। क्यों? क्योंकि देखो ऑयल क्राइसिस, हमारी जो रुपी थी उसकी वैल्यू बहुत गिर गई थी। ठीक है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स तो थे ही नहीं। ये कहा जाता है कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स जो है वो $6 बिलियन से भी कम रह गए थे, जो कि 2 वीक से ज़्यादा नहीं था। हम हद से हद 2 हफ्ते तक का जो है वो इंपोर्ट कर सकते थे, इतना ही था, इससे ज़्यादा हमारे पास पैसा नहीं बचा था। तो दैट मीन्स हमारे पास पैसा नहीं था, पैसा खत्म हो गया था हमारे पास। इन शॉर्ट हमारे पास 2 वीक से ज़्यादा नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इमीडिएट मेजर क्या लिए हमने, हमें एड्रेस तो करना था, डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो रही है और इसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो 1 जुलाई को क्या होता है 1991 में, रुपी जो वैल्यू है ना वो 9% गिर जाती है, अदर करेंसी स्पेशली यूरो, और 11% अलग से और पहुंच जाती है लास्ट। जो उसके बाद कहते हैं ना कि जैसे ये 1 जुलाई था, 3 जुलाई तक और जो है वो रुपये गिरता है। तो फिर यहाँ पर टारगेट किया जाता है कि अपनी जो इकोनॉमी है उसमें पैसा लाया जाए ताकि रुपये की वैल्यू कुछ तो बढ़ाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोन लेना शुरू होता है। तो आरबीआई क्या करता है, अपना गोल्ड जो है वो गिरवी रखता है बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जुलाई 1991 में, और वहाँ से $400 मिलियन पैसा लेकर आते हैं। पहला काम ये किया 1991 में। तो देखो लिबरलाइजेशन किस तरह से हुई है, सिर्फ रिफॉर्म्स ही नहीं कर दिए, पैसा कैसे भारत में आया वो समझते हैं। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, गोल्ड किसके पास रखा, बैंक ऑफ इंग्लैंड, जुलाई 1991 में, और वहां से पैसा लेकर आए $400 मिलियन। पहला पॉइंट। फिर उसके बाद एक बार नहीं है, स्विट्जरलैंड का जो बैंक था वहां से भी हमने जो है वो $200 जो डॉलर थे 200 मिलियन वहां से भी लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आईएमएफ से, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि देखो जब हम ऐसा पैसा मांगने के लिए जा रहे थे ना कि हमें लोन चाहिए लोन चाहिए, तो आईएमएफ ने हमें एक बात बोली कि आपको पैसा मिलेगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, नो डाउट। पहले देखो हमने कोशिश करी, इन्होंने कहा कि अपनी इकोनॉमी को ओपन करो। जो आप अपनी इकोनॉमी को जो क्लोज करके बैठे हो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करो। तो जब हम ये अपनी इकोनॉमी को जो ओपन करते हैं ना, दैट इज एलपीजी रिफॉर्म्स। अब ये किस तरह से हुआ है वो समझते हैं। 1991 ऑलमोस्ट। तो देखो सबसे पहले जो ये पूरा टर्म रहती है ना कि हमारे पास 2 वीक्स का पैसा बचा था, ठीक है, इतना ही पैसा था, फॉरेन रिजर्व हमारे पास नहीं थे, इन्वेस्टमेंट के इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, डबल डिजिट थी, फिजिकल डेफिसिट हमारा 8% ऑफ द जीडीपी था। इसको ना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहा जाता है, बीओपी क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि हमारा कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, करंट और कैपिटल दोनों पूरा रिकॉर्ड रहता है। तो ये रिकॉर्ड हमारा जो है वो डगमगा गया था पूरा। तो यहाँ पर क्या होता है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, ठीक है। ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 को जो है वो एलपीजी रिफॉर्म कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। लिबरलाइज करने का मतलब क्या हो गया, जो लाइसेंस सिस्टम था खत्म।
लाइसेंस सिस्टम नहीं रहेगा, बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है। कहा होगा लेकिन कम होगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सेकंड, प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट सेक्टर था उसका रोल इंक्रीज कर दिया, ठीक है। जो प्राइवेट जो प्लेयर्स थे उनको कहा कि आप गवर्नमेंट के साथ मिलो, ठीक है, आप इंटरवीन करो, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करो, प्राइवेट प्लेयर्स को कहा। थर्ड, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया वर्ल्ड के लिए ताकि वर्ल्ड से पैसा आए भारत में, जिसको कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई और एफपीए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भारत में आनी शुरू हुई। तो यहाँ पर आईएमएफ ने एक बार कहा था, ठीक है, नॉर्मल सेंस में, कि जो वहाँ के मतलब जब हम आईएमएफ में गए थे तो हमने पैसा मांगा तो आईएमएफ ने नहीं दिया। आईएमएफ ने कहा कि हम आपको पैसा दे देंगे, इन्वेस्टर्स आपके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन इतनी परमिशन लेते रहेंगे कि इन्वेस्टर जो है वो परेशान हो जाएगा, आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करो। तो लाइसेंस जो राज सिस्टम था हमारा उसको यहाँ पर एलिमिनेट किया जाता है और देर आफ्टर हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन होती है। अब ये जो एलपीजी रिफॉर्म है ना, हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, प्राइवेट प्लेयर की एंटिटी हुई, ठीक है, सॉरी, प्राइवेट प्लेयर की यहाँ से जो है वो जो प्राइवेट एंटिटीज है उनकी एंट्री हुई, एक तरह से प्राइवेट प्लेयर्स। तो हुआ क्या यहाँ पे, जो हमारा सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है ना, जो सोशल वेलफेयर का हम बात करते हैं, वो डाइल्यूट होना शुरू हुआ। पहले हम प्योर सोशलिज्म की बात करते थे कि सरकार ध्यान रख रही है, लेकिन जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए तो जो हमारा सोशलिज्म का कंसेप्ट है वो डाइल्यूट होना शुरू हुआ। खत्म नहीं हो गया, सरकार है अभी भी, क्योंकि हम एक मिक्स मॉडल को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो सरकार का जो होल्ड है वो कम हो गया। जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो रेलवे में जितना, रेलवे आधे से ज़्यादा प्राइवेट हो चुका है, तो जो प्राइवेट हो चुका है ना वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे ये आए थे। उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे दैट इज़ मनमोहन सिंह, जिनका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और एलपीजी में देखो, अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करें तो लाइसेंस राज सिस्टम को ख़त्म किया, न्यू ट्रेड पॉलिसी लेकर आए, जिसमें जो इंपोर्ट, अगर मान लीजिए हम कोई इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ जो ड्यूटीज़ रहती है वो कम होगी बहुत, ठीक है। और जो आपके, अगर हम बात करें जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी उसको भी हमने कम कर दिया। प्राइवेटाइजेशन में अगर हम बात करें तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने अट्रैक्ट किया, ठीक है, ताकि भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आए। और यहाँ पे ना कैप लगाई गई थी शुरू में, ऐसा नहीं किया था कि 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। मान लीजिए किसी पर्सन ने आज भारत में 100 करोड़ रुपए लगा दिए, ठीक है, और कल को वो मांग ले वापस कि मुझे पैसे दे दो, तो हमारी तो इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, हमारे पास तो एकदम से देने के लिए पैसे भी नहीं होंगे वापस। तो यहाँ पे कहा गया कि 40% तक की जो है वो लिमिट है, इतने एरिया में ही जो है वो एफडीआई जो है वो लगाई जा सकती है। तो ये एक कैप रहती है, सॉरी, जो पहले 40% थी ना एक कैप की, इतनी कर सकता है, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ा के 51 भी कर दिया था। 51 का मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। 41 और 51 में क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक सेक्टर मान लेते हैं हम, रिगार्डिंग द एफडीआई, हम लेते हैं इंश्योरेंस को। वैसे देखो इंश्योरेंस तो 100% हो गया प्राइवेट, लेकिन इंश्योरेंस को मान लेते हैं। अब इंश्योरेंस सरकारी था शुरू में, तो पूरा 100% शेयर किसका था, सरकार का। उसके बाद हमने कहा एलपीजी रिफॉर्म्स में कि 51% और 40%, पहले 40% था, फिर उसका 51% कर दिया शेयर, इस तरह से। तो जो इस शेयर बढ़ाया ना, दैट इज काइंड ऑफ अ लिबरलाइजेशन, या फिर अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइज कैसे हुआ, इसमें ही कि सरकार ने लाइसेंस सिस्टम और रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया। और प्राइवेट कैसे हुआ, ये कि जो सरकार का शेयर है वो कम होता गया, जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनका शेयर इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज को जो है वो चेंज किया गया, जो हमारी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी उसको हमने खत्म किया। ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम वर्ल्ड के साथ जो है वो कनेक्टिविटी शुरू करी। तो ये कुछ अर्ली मेजर्स रहते हैं। और इससे क्या हुआ कि एक तो देखो हमारा, जब हम बात करते हैं ना ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी है, तब तक अच्छी है जब तक हमारा इंपोर्ट जो है वो एक एवरेज लेवल पर हो रहा है। लेकिन अगर हम सब कुछ ही इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो ट्रेड डेफिसिट भी हो जाता है। क्या होता है ट्रेड डेफिसिट, क्या सर? ट्रेड डेफिसिट। अंकिता मैम आप बताओ। सर जब इम्पोर्ट ज्यादा हुआ और एक्सपोर्ट कम। ठीक है, जब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम। चलो
यूएस के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है या फिर ट्रेड सरप्लस है? पारुल मैम आप बताओ। ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड सरप्लस। हाँ, दोनों में से क्या है यूएस के साथ? सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस है, क्योंकि हमारे को डॉलर में बड़ा विश्वास है। ज्योति मैम आप बताओ, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है ज्योति मैम? जो फाइनेंसेस है वो पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना टाइप ऑफ। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों तक पहुंचाना, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। मार्केट में जितना पैसा आ रहा है दैट इज इनफ्लो ऑफ मनी, लिक्विडिटी इन द मार्केट, लेकिन वही पैसा जब प्रॉपर लोगों तक पहुंच रहा है तो दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जब हम ये एलपीजी रिफॉर्म्स करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट रहता है, तो ओवरऑल ये कहा जाता है कि हमारी जीडीपी इंक्रीज होती है। 270 बिलियन थी हमारी 1991 में, और 2020 में हमारी 2.9 ट्रिलियन, और अभी हमारी 3.6 ट्रिलियन है, और 2028 तक हम जो है वो 5.6 तक पहुंच जाएंगे। यानी कि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है हम अभी। तो जो रिफॉर्म्स उस टाइम पे हुए थे उसका रिजल्ट हमारे पास आज ये मिलता है कि हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, और बहुत जल्दी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे, और देखते देखते हम वर्ल्ड की सुपर यानी कि सबसे लार्जेस्ट जो है वो इकॉनमी भी होंगे। ये सबसे कॉमन रहता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, ठीक है, लिबरलाइजेशन की वजह से, ठीक है, या फिर फॉरेन के साथ हमारी कनेक्टिविटी हुई, ये सभी सेकेंडरी रहते हैं। जब आपको एक पॉइंट याद रखना है ग्रोथ का, ये हमारी जो 1991 में जो हमारी इकॉनमी थी, जीडीपी अगर हम बात करें तो वो यूएस डॉलर 270 बिलियन थी, और आज हमारी कितनी है? 3.6 बिलियन डॉलर, 3.6 ट्रिलियन, सॉरी नॉट बिलियन, 3.6 ट्रिलियन है अभी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 2014 से 2024 तक के बीच की कहानी क्या रहती है, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो इसमें ना एक पॉइंट आपको और लिंक करना है। 2014 इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे इंक्लूसिव इनोवेटिव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव इनोवेटिव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ। तो इसमें हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में हम रिफॉर्म देखते हैं, जिसमें हम बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। 2014 में आ गया था ना जन धन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो यहाँ पर वो देखने को मिलता है। उसके बाद एक और आपको जो याद करके रखना है, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्चरी कोड 2016। ये याद करके रखना बहुत जरूरी है। ये कोड का जो ये ईयर है ना, ये भी याद करके रखना, मत याद रखना। क्यों? क्योंकि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो ये सिर्फ याद करने वाले हैं नॉर्मली, क्योंकि इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या हो गया? वो पैसा नहीं दे पाए, मतलब टाइमली, जैसे 90 डेज का टाइम होता है, 90 दिन के अंदर आपको एक ना एक किस्त पे करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं पे कर पाते हो तो आप हो जाते हो बैंकरप्ट। सिंपल डेफिनेशन है बिल्कुल। अगर 90, आप मान लीजिए किसी ने लोन लिया और 90 दिन के अंदर वो उसकी किस्त नहीं दे पाता है, तो 90 दिन बाद उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपली इसको याद रखना इस तरह से। देन उसका टैक्सेशन रिफॉर्म किए तो जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। जीएसटी क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीएसटी? और मुझे अमेंडमेंट एक्ट भी बताओ। और क्या जीएसटी मनी बिल था या फाइनेंस बिल? जीएसटी की अमेंडमेंट कौन सी है? 101st Amendment Act। 101 अमेंडमेंट, ठीक है। और ये बिल कौन सा था, अमेंडमेंट बिल? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। हाँ, तो कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? एक्ट तो, हाँ जी, फाइनेंस बिल। नहीं मनी बिल है। जीएसटी मनी बिल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुआ है ना, टैक्सेशन के रिगार्डिंग है। और जो जीएसटी है ना, ये है क्या? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ठीक है। ये डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है अंकिता मैम? इनडायरेक्ट टैक्स डेफिनेशन क्या है?
जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि डेस्टिनेशन बेस्ड है, वहां लगाया जाता है जहां पर आप सामान खरीद रहे हो या जहां पर आप सामान बेच रहे हो। प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट अब ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट दोनों यहाँ पर जो है वो कॉपरेट करते हैं। और एफडीआई, अब हमारे पास बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर स्ट्रेटेजिक अगर हम छोड़ दें तो मैक्सिमम केसेस में 100% इन्वेस्टमेंट है। एमएसएमई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आज के टाइम पे अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जो है वो लार्ज लेवल पर अगर हम बात करें तो पब्लिक स्पेंडिंग हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग भी, और जो लॉजिस्टिक बैरियर रहते हैं उनको लेकर भी। रोड कनेक्टिविटी के लिए भारतमाला, सागरमाला ऐसे इनिशिएटिव हमारे शुरू हो रहे हैं। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, टूरिज्म को हम यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटाइजेशन, डिजी गवर्नमेंट या ई गवर्नमेंट, ये जो कंसेप्ट है ना, ये रिफॉर्म्स है। ये रिफॉर्म नॉट ओनली इन पॉलिटी ऑफ द नेशन, नॉट इन द सोसाइटी, बट इकोनॉमी में भी है। जो हम ये बात करते हैं यूपीआई, क्या है फुल फॉर्म यूपीआई की? यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट। हाँ, बस मैम यही गलती करते हैं हम। तो इसको अब आज आपको कम से कम ज़्यादा नहीं है तो 5 बार लिखकर जो है वो हमारा जो क्लास ग्रुप है उसमें भेजना है दोनों को कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एक बार एग्जाम में ना नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी गई थी यूपीएससी में, अनएक्सपेक्टेड थी। सोचो नीति आयोग की फुल फॉर्म, कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऐसे ऐसे ट्रिक दे रखे थे कि बंदा सही करता करता गलत कराएगा। तो डिजिटाइजेशन हुई, डिजिटल रिफॉर्म्स, भारतमाला, सागरमाला, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, उड़ान स्कीम, और भी जितने रहते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये सभी जो है वो 2014 से 2024 के बीच में देखे जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कारगिल वॉर के बारे में। इतना ही पढ़ना है आपको एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा, सफिशेंट रहेगा। जो कारगिल वॉर है, कारगिल विजय दिवस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या कहानी पता है रिगार्डिंग द कारगिल वॉर। सबसे पहले तो आप लोगों से पूछते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देशभक्ति का समय फिर से शुरू होता है और शुरुआत करते हैं ज्योति मैम आपसे। आप बताओ कि कारगिल वॉर के बारे में आपको कितना कुछ पता है। मूवी तो आई एम श्योर सबने देखी होगी, वो बहुत सबसे बड़ी मूवी है वो, एलओसी कारगिल। जब ये पाकिस्तान के ट्रूप ने एलओसी क्रॉस कर दी थी, हाँ, कारगिल वॉर हुई थी 1999 में, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन विजय चलाया था, इसमें इंडिया जीत गया। नाइस, ठीक है। और कोई पॉइंट? अब ये तो हो गए साधारण पॉइंट्स, लाइक अ ब्यूरोक्रेट आंसर आप करोगे तमाम इसका, कि आपको एज एन एस्पिरेंट आपको कुछ लिखना है इसके बारे में, तो आप कैसे बताओगे कि कारगिल वॉर है क्या? फारूक मैम आप भी तैयारी रखो, आपकी बारी भी आने वाली है इसके बाद। अंकिता मैम मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है? हाँ जी सर। बताओ। आधा तो आपके सामने है, ठीक है, आप उसमें से भी देख के बोल सकते हैं, बट लेकिन थोड़ा कोशिश करो कि जितना आपको पता है उतना आप बताओ। तो जब पाकिस्तान के ट्रूप्स ने एलओसी क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में आ गए थे, तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने भी मतलब अटैक कर दिया था, क्योंकि उस टाइम जो हमारे पीएम थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे शायद, तो उन्होंने ये बोला था कि अटैक करने के लिए सब परमिशन दे दी थी। तो उस टाइम पे उन्होंने अटैक किया था और उसमें हिमाचल के भी सोल्जर्स थे शायद। चलो देखो, आपके जो आपने जो बताया उसमें 2 नए पॉइंट थे। एक अटल जी का नाम पहला,
ठीक है। और सेकंड जो आपने बोला कि हिमाचल के भी कुछ जो है वो यहाँ पर जो है वो सोल्जर्स या ऑफिसर थे, जैसे कि अगर हम बात करें विक्रम बत्रा, ठीक है, दिल मांगे मोर। चलो इसमें ठीक है। पारुल मैम आपकी बारी। सो जो कारगिल वॉर था वो एक कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो 1999 में हुआ था, जब पाकिस्तानी फोर्सेस एंटर कर गए थे इंडियन साइड पे, एलओसी पे, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लद्दाख के, और इंडिया ने रिस्पॉन्ड करा था फिर उसके बाद विद ऑपरेशन विजय, जिसमें उन्होंने अपनी सक्सेस मिली थी उन लोगों को और रिक्लेम कर दी थी टेरिटरी 1999 में। ठीक है, चलो मतलब अभी ये है कि कुछ पता है तो और मजा आएगा पढ़ने का इसको। अब देखो क्या है, कारगिल विजय और कारगिल विजय दिवस, ठीक है, हमारी विक्ट्री हुई इस वॉर में, और इसके रिगार्डिंग फिर हम जो है वो 26 जुलाई को जो है वो कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ठीक है, कारगिल वॉर 1999 में हुई थी। अब हुआ क्या था यहाँ पे कि दिसंबर का था महीना और बारिश, जो बर्फ़ पड़ जाती है, जब बर्फ़ पड़ जाती है तो ऊपर जनरली क्या होता है कि कम सिपाही रहते हैं, ठीक है, रहते भी हैं तो कम रहते हैं, पेट्रोलिंग यूनिट वगैरह प्रॉपर रहती है। बट हुआ क्या कि एक्सपेक्टेड ये था कि कुछ जो है वो इन्फिल्ट्रेटर्स रीजन में घुस गए हैं, शुरू में हमें ये लगा, ठीक है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि नहीं, उनको जो सपोर्ट पूरी मिल रही है, ठीक है, ये पूरे जो ऑफिसर्स हैं जो कि एंट्री कर गए एलओसी वाले रीजन में, वो पाकिस्तानी आर्मी है। इसका बैकग्राउंड क्या रहता है, 1998 में बोथ इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, और उसके बाद एक मीटिंग हुई थी 1999 में पाकिस्तान में, ठीक है, लाहौर डिक्लेरेशन इसको कहते हैं, रिगार्डिंग कश्मीर कन्फ्लिक्ट, कि कश्मीर कन्फ्लिक्ट को जो है वो पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा कि पीसफुली और बायलैटरली जो है वो डिजॉल्व करेंगे। तो एक तरफ से तो वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिए पूरा कि ठीक है भाई अभी कोई ऐसा नहीं होगा, तो हम भी रिलैक्स हो गए थे थोड़ा कि चलो ठीक है भाई, अभी इंटरनेशनल लेवल से प्रेशर वगैरह बनाकर थोड़ा सेटल डाउन हुए, शायद इनको थोड़ी अक्ल आ गई हो, ऐसा एक्सपेक्टेड था। अब हुआ क्या कि दिसंबर महीने में कुछ रीजन थे, ठीक है, जिसको क्रॉस करके, लाइक द्रास सेक्टर, या अगर हम बात करें अदर रीजन, ठीक है, उसको क्रॉस करके जो है वो ये क्या करते हैं, हमारे जो बंकर्स थे उसमें आके घुस जाते हैं। ठीक है, और जो नेशनल हाईवे 1A है इसके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए थे। अगर ये जो है वो नेशनल हाईवे 1 को उड़ा देते तो हमारा जो J&K के साथ जो कनेक्शन है वो टूट जाता प्रॉपर पूरा। तो ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, इनिशियली इनको जिहादीज या फिर टेररिस्ट कहा गया, बट लेकिन शुरू हमें पता चल गया कि ये जो पूरा जो है वो वेल प्लान जो मिलिट्री ऑपरेशन है। उसके बाद फिर हमारी जो आर्मी है वो पूरा जो है वो यहाँ क्या करती है कि एक ऑपरेशन विजय लॉन्च करते हैं। ठीक है, और इस ऑपरेशन विजय में फिर क्या होता है कि पूरा प्रॉपर जो है वो प्लानिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे करीब 2 लाख ट्रूप्स को जो है वो यहाँ पे इस रीजन में भेजते हैं ताकि हम इसको प्रॉपर एड्रेस कर सकें। अब यहाँ पे फिर फाइनली क्या है कि जुलाई 26 को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हमारे जो सोल्जर्स हैं जिन्होंने जो है वो सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया हमारे लिए। तो इसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो 2000 में जो है वो कारगिल वॉर मेमोरियल भी जो है वो बनाया गया। ठीक है, याद रखना, ऑपरेशन विजय के लिए, ऑपरेशन विजय मतलब जो ऑपरेशन का नाम है दैट इज ऑपरेशन विजय, और कारगिल में जो है वो यहाँ पर द्रास रीजन में जो है वो मेमोरियल भी है। ठीक है, इसको द्रास वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है, और इसका नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया था 2019 में, और यहाँ पर नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में है। और यहाँ पर जो इंडिया चाइना वॉर 1962 में जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इंडो पाक वॉर जो 1947, 65 और 71 यहाँ पर हुए उसमें, और जितने भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं जो पीस कीपिंग मिशन लाइक श्रीलंका में या फिर जो कारगिल वॉर में जो शहीद हुए, उन सभी के जो याद है उनके सब ऑनर पे करने के लिए, रिस्पेक्ट पे करने के लिए जो है वो नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया। अब इम्पैक्ट क्या रहता है, कारगिल वॉर सिंपल यही है कि इंट्रूजन्स आ गए थे, ठीक है, टेररिस्ट आ गए थे, सपोर्ट मिलिट्री की आर्मी से मिल रही थी। बाद में हमें पता चला कि पाकिस्तानी में आर्मी जो है वो यहाँ पर फुल फ्लेज्ड इन्वॉल्व है, और इन्वॉल्व होने के बाद फिर हमारा एक्शन रहता है ऑपरेशन विजय। इसका इम्पैक्ट क्या रहता है, तो देखो एलओसी लगाई जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ग्लोबल जो है वो रिकॉग्निशन मिल गई थी इसको फिर कि जो डी फैक्टो बॉर्डर, तो याद रखना एलओसी क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, डी फैक्टो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इसको ना ग्लोबल जो है वो रिकॉग्निशन मिल गई थी। ठीक है, एक तरह से, और यहाँ से हमें ये भी क्लियर हो गया था कि जो हमारी
जो न्यूक्लियर, अगर क्योंकि भारत 1998 में जो वो न्यूक्लियर पावर नेशन बन गया था, तो जब भारत न्यूक्लियर पावर नेशन बन गया और पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर नेशन था, तो दोनों को ये पता था लड़ाई लगी है, लेकिन फिर भी हमने न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ नहीं किया। मतलब हम क्या फॉलो कर रहे थे कि हमने जो डॉक्ट्रिन को फॉलो किया था कि हम नो फर्स्ट यूज़, यानी कि हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गए थे विद रिस्पेक्ट टू द, अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी। देन उसका डिप्लोमेटिक गेन भी हुआ था। जो आपका जो पाकिस्तान, यहाँ से क्या होता है कि सबको ये क्लियरली पता चल गया था कि शुरुआत पाकिस्तान ने की है, तो डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारे लिए एक विक्ट्री थी, ठीक है। और जो ग्लोबल परसेप्शन रहता है ना रिगार्डिंग द कश्मीर इशू, या जो इन्फिल्ट्रेटर, जो आपका टेररिस्ट हो गया, इन्फिल्ट्रेटर्स हो गए, इसमें क्लियरली पता चल गया था कि भाई अब ये रीजन में जाओ प्रॉब्लम्स है और यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिव है, इसको एड्रेस करना जरूरी है। तो उसके बाद भारत ओपनली जो है वो टेररिज्म को कंडेम करने लग गया था। देन यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस रहते हैं, देखो ऑपरेशन विजय सबको याद रहता है, ठीक है, एक जो मतलब सबको पता होता है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के रिगार्डिंग जो इंडियन आर्मी ने शुरू किया। लेकिन एक ऑपरेशन सफ़ेद सागर भी है। ये जो सफ़ेद सागर है ये इंडियन एयरफोर्स ने शुरू किया था हाई एल्टीट्यूड रीजन में। यहाँ पर फिर MiG-21, MiG-23S, ठीक है, MiG-27, ठीक है, मिराज 2000, जैगवार्स, ये सभी यहाँ पर जो है वो, मतलब इनका जैसे मिग का तो मेन काम यही था कि सोल्जर्स को निकालना, ठीक है, वहाँ से, तो ये टारगेट था। तो याद रखना कारगिल के टाइम पे जो इंडियन एयरफोर्स ने किया था दैट इज सफ़ेद सागर। और ऑपरेशन तलवार जो है ना वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए क्या था, क्योंकि ये डर लगा हुआ था, पॉसिबिलिटी थी कि अगर कारगिल की लड़ाई वहाँ पर हुई है तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं से भी मैरीटाइम रीजन से लड़ाई ना हो जाए। तो उस टाइम पे हमारी जो नेवी थी उन्होंने एक ऑपरेशन तलवार जो है वो किया था यहाँ पे। देन आफ्टर कारगिल वॉर जो रिफॉर्म्स किस तरह से लिए गए वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो सिक्योरिटी लेवल पर जो है वो यहाँ पर क्या हुआ है कि कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी जिसने प्रॉपर पूरा रिव्यू किया और रिकमेंडेशन दी उसके बाद। और जो यहाँ पर जो चेयरपर्सन थे इसके वो थे के सुब्रमण्यम। तो याद रखना के सुब्रमण्यम वॉज द पर्सनैलिटी एंड कारगिल रिव्यू कमेटी जो बनाई गई। फिर उसके बाद यहाँ पर क्रिएशन ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि फर्स्ट अगर हम बात करें तो जनरल बिपिन रावत थे। सेकंड कौन बने हैं और थर्ड कौन है ये आप बता सकते हैं, ठीक है। ये लर्न कर लेना, दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे एम एन नारवाने भी रहे हैं ना, तीनों याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और फर्स्ट तो वैसे याद करके रखना जनरल बिपिन रावत। और CDS का काम क्या था, अगर हम बात करें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों के कॉमन जो है वो जब भी लाइक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र रहेगा जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा विद रिस्पेक्ट टू द ट्राई सर्विस, तीनों के तीनों। फिर यहाँ पर क्या होता है कि ट्राई सर्विस कमांड भी बनाई जाती है और ये सिंगल ट्राई सर्विस कमांड है जो अंडमान निकोबार में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी न्यूज़ में आई है ट्राई सर्विस कमांड। देन उसका इंटेलिजेंस शेयर करने की बात की गई जिसमें नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है, ताकि कोई भी जो आपकी इन्फिल्ट्रेशन रहती है इंटेलिजेंस प्रॉपर लाइक रॉ IB हो गया उसी तरह से वर्क करेगी प्रॉपर पूरा। प्लस साथ में बॉर्डर मैनेजमेंट यहाँ पर एनहेंसमेंट की जाती है जिसमें सर्वेलेंस और जो पेट्रोलिंग प्रॉपर होगी ऐसा टारगेट किया गया और बढ़ा दी गई। ऑपरेशनल रिफॉर्म्स किए गए। हमने जो है वो डिफेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्शन को और बढ़ाना शुरू किया। हमने जो है वो फिर यहाँ पर जो अपनी जो डिफेंस जो कैपेबिलिटी है उसको एनहांस किया। आज हमारे पास राफेल भी है, ठीक है, आज हमारा ब्रह्मोस है, आज हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स है। तो यहाँ पर हमने अलॉट ऑफ मिसाइल्स, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम, सभी को यहाँ पर जो है वो अभी हमारे पास सब कुछ है। तो वो सभी जो है वो फिर एक वॉर के बाद हमने रियलाइज़ किया कि हमारे पास मॉडर्न वेपन होने चाहिए। प्लस हमने क्या किया है कि जो हमारी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन हमने उसको इम्प्रूव किया। ये एक हिस्टोरियन है या फिर अगर हम बात करें पर्सनैलिटी है, उन्होंने कहा है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने कहा है कि जब कारगिल वॉर हुई थी ना तो उस टाइम पे हमें ना लोकेशन सेंड करने से मना कर देता US ने। जो इन्फिल्ट्रेटर से उसकी सैटेलाइट जो लोकेशन थी वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाई थी, तो इस करके हमें जो है वो काफ़ी जो है वो कैजुअलिटीज़ जो है वो फेस करनी पड़ी। प्लस हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ एजेंसीज अभी तो हमारे परफेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। हमने इंडिजीनियस सैटेलाइट जो है वो नेविगेशन सिस्टम बना दिया। देखो US ने डिनाई कर दिया था उस टाइम पे कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से, और 5 आई नेशन, ठीक है। प्लस उसके बाद हम भी हमारे पास इंडिजीनियस सैटेलाइट सिस्टम है प्रॉपर पूरा नेवी का अगर हम बात करें, या फिर जो ये बात करें IRNSS, ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये प्रॉपर पूरा जो है वो नेविगेशन हो गया, प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर सर्वेलेंस, ठीक है, प्रॉपर ध्यान रखना, पेट्रोलिंग हो रही है, ठीक है। जो हमारे टेररिज्म के रिगार्डिंग जो काउंटर जो ऑपरेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे आज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर में मेंशन है कि नक्सलाइट को एड्रेस करने के लिए 2 ऑपरेशन किए गए थे, फिर उसमें जो है वो अबव 10 जो है वो नक्सलाइट्स मारे गए,
तो ये सभी इनिशिएटिव्स जो है वो अभी हम प्रॉपर ले रहे हैं ताकि हम पीस और स्टेबिलिटी को बना के रखें। तो इस तरह से प्रॉपर हम इसको कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखो इंडिया एज न्यूक्लियर पावर, छोटा सा चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत न्यूक्लियर पावर नेशन कैसे बना। तो इसकी कहानी ना देखो, न्यूक्लियर यानी कि यूरेनियम, देखो न्यूक्लियर का दो तरह से यूज़ किया जाता है। पहला, न्यूक्लियर से बॉम्ब बनती हैं और सेकेंड, न्यूक्लियर से एनर्जी बनती है। तो हमने दोनों की तरफ यूटिलाइज किया। पहले हम न्यूक्लियर से एनर्जी बना रहे थे, न्यूक्लियर यानी कि जो आपका न्यूक्लियर वेपन्स तो हमने बाद में बनाने शुरू करे, लेकिन हमने पहले क्या कोशिश करी कि न्यूक्लियर को हम यूज़ करेंगे एज एन रिन्यूएबल सोर्स, क्योंकि इसमें क्या है, पोल्यूशन कम हो रहा है। और हमने पहले तो सिर्फ यही सोचा था। और इस टाइम पे अगर हम बात करें, जब हमारा नाम आया था तो हमने उसमें भी कहा था नॉन अलाइन में कि न्यूक्लियर वेपन को डिसआर्म करना चाहिए, कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें पता चल गया था हिरोशिमा और नागासाकी में कितना नुकसान हुआ है। और लेकिन हमारी जो ये पॉलिसी थी में जो शिफ्ट देखने को मिलता है वो दिखता है 1964 में। 1964 में हमारा पड़ोसी जिसके साथ हमारी लड़ाई हो चुकी थी एक बार, वो न्यूक्लियर पावर नेशन बन जाता है। तो अब हमें भी ये लगता है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर जो है वो वेपन होने चाहिए। हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन भाई खुद के लिए सेल्फ डिफेंस में तो हमें चाहिए। तो क्या होता है यहाँ पे कि ऑलमोस्ट एक छोटा सा कहानी यहाँ पर मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे 1962 में हमारी चाइना के साथ लड़ाई हुई और हम उसमें हार गए, ठीक है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को इफेक्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। और फिर उसके बाद चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अब चाइना भी जो है वो न्यूक्लियर पावर नेशन बन गया था। ऊपर से जब 1962 की वॉर हुई थी ना इंडिया पाकिस्तान, तो उसमें चाइना सपोर्ट करने के लिए रेडी था पाकिस्तान को कि आप टेंशन मत लो, मैं आपको न्यूक्लियर वेपन दे दूंगा, आपको कोई भी खतरा हुआ एट द एंड मैं आपको न्यूक्लियर वेपन दे दूंगा। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है, ठीक है, एक बेस रहता है इसका कि हमें ये तो पता चल गया था कि अब हमें भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए। इसमें एक पर्सनालिटी आते हैं जिनका नाम था होमी जे भाभा। होमी जे भाभा क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, कहाँ पर, बॉम्बे में, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च पर जो है वो डेडिकेटेड था, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि ये पहला रिसर्च इंस्टीट्यूशन रहता है जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर काम करता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता था ना कि हम किसी फॉरेन कंट्री को कहते हैं भाई हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो आप हमें जो है वो थोड़ी बहुत रिसर्च के लिए हेल्प कर दो, क्योंकि उस टाइम पे हमारा इतना अच्छा दोस्तों कोई था नहीं। तो फिर क्या होता है यहाँ पे कि हम अपने सेंटर बनाने शुरू करते हैं और हम अपनी रिसर्च वर्क शुरू करते हैं। और इसका जो पहला टेस्ट रहता है वो रहता है मई 18 1974 में, जिसको कहते हैं स्माइलिंग बुद्धा, मई 18 1974, जिसमें हम पहली बार जो है वो पीसफुल जो है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं। और जब पीसफुली हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं तो यहाँ पर भारत जो है वो 6th कंट्री बन जाता है वर्ल्ड में। यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इन सभी के बाद यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इनके बाद सिविलियन पर्पस के लिए, याद रखना। बट लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये तो पता चल गया था कि हमारे पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर एनर्जी का हमारे पास सोर्स है, बट लेकिन एज एन वेपन। फिर बारी आती है पोखरण 2 की 1998 में, 11 से लेकर 13 मई तक, ठीक है। यहाँ पर हम प्लान करते हैं और 5 न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पर टेस्ट किए गए थे पोखरण रेंज में, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया का दूसरा सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा है। जब भारत ने यहाँ पर जो है वो ये न्यूक्लियर टेस्ट किया ना, तो यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे हमारे ऊपर यहाँ पे। बट लेकिन उसके बाद वही यूएस है जिसने हमारे साथ न्यूक्लियर डील की थी सिविलियन पर्पस के लिए 2008 में। इस ईयर को एक बार कंफर्म कर लेना कि ये 2008 का ईयर है या नहीं है, ठीक है, चेक कर लेना। और तो फिर ये बहुत अच्छा अटैम्प्ट रहता है हमारा सिविलियन पर्पस के लिए। फिर हम ये कहते हैं कि हम वही जो हमारे पास यूरेनियम था, ठीक है, हमारे पास यूरेनियम के कम सोर्सेज है, तो जो हमारे पास यूरेनियम है उसको हमने न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए लगाया और सिविल पर्पस के लिए हम कहाँ से लेकर आए, फॉरेन से लेकर आए, यानी कि हमने यूएस से न्यूक्लियर वेपन लिया। तो वही यूएस जो हमें मना कर रहा था कि टेस्ट नहीं करने हैं, उसी ने हमें जो है वो वेपन प्रोवाइड किए। ये हमारी लीडरशिप, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, जो ब्रिलियंट पॉलिटिकल लीडर्स है लाइक अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने ये कहा था पाकिस्तान को एक दफ़ा कि मैं एक दिल्ली लूज कर जाऊंगा, जाने दूंगा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान दोबारा नक्शे में नहीं दिखेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमें रेगुलर धमकी दे रहा था न्यूक्लियर वेपन की कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। तो स्वाभाविक कहा था कि हमारे पास तो बहुत सारी सिटीज़ है, एक अगर चल भी जाएगी तो दूसरे दिन पाकिस्तान सुबह नहीं दिखेगा। देन उसके बाद न्यूक्लियर पावर नेशन भारत है आज के टाइम पे अगर हम बात करें। और हमारे यहाँ पर की फैक्ट अगर हम बात करें तो जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया तो उसके बाद हमने एक डॉक्ट्रिन भी लेकर आए। पाकिस्तान का कोई डॉक्ट्रिन नहीं है और ना हमें पूरा पता है कि क्या उनका डॉक्ट्रिन है, ठीक है, लेकिन हमारा जो डॉक्ट्रिन है उसमें हमने कहा है कि हम पहले तो इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी हम फॉलो करते हैं, ठीक है।
जो आपको याद रखना है। देन उसके बाद करंटली अगर हम बात करें कि हमारे पास कितने न्यूक्लियर वेपन है और किस कंट्री के पास कितने हैं, तो देखो सबसे ज़्यादा है रशिया के पास अराउंड 6000, या अगर हम इसको कह सकते हैं तो 5977, ठीक है, और अभी तो इंक्रीज हो गए हैं। यूएस के पास है 5428, चाइना के पास 350 है, फ्रांस के पास 290 है, यूके के पास अगर हम बात करें तो 225, पाकिस्तान के पास 165। हमारे से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, क्योंकि उनको कोई काम तो है नहीं, हमें तो और भी काम है। हमें तो न्यूक्लियर एनर्जी को सिविलियन पर्पज़ के लिए भी यूज़ करना है, हमें वेपन ही थोड़ी ना बनाने, हमें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है। तो इसलिए हमारे पास 160 है, इसराइल के पास 90 है, नॉर्थ कोरिया के पास 20 है। और ये 20 जो वेपन है ना, इसी की धमकी जो है वो देता रहता है हम यूएसए को। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे कहाँ कहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये पूरी लिस्ट है, आपको याद करनी है, सिर्फ नोट्स है, आपको याद करके चलना है। तो देखो इसमें क्या है कि जो फंक्शनिंग में है, ठीक है, ये फंक्शनिंग वाले हो गए, ठीक है, और ये न्यूक्लियर जो प्लांट जो कंस्ट्रक्शन है अभी, ठीक है, और ये जो हमारे फ्यूचर प्लांट है जो हमारे बनेंगे अभी। और ये मैप भी है आगे इसमें, तो आप मैप में भी देख सकते हैं, लोकेशन वाइज भी लर्न कर सकते हैं इसको। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई और ट्रिक नहीं लगेगी। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत कौन कौन से जो ये न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग कौन कौन से ग्रुप्स का मेंबर है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है। तो देखो सबसे पहला आता है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1968 में ट्रीटी आई थी, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है, इंडिया याद रखना इसका सिग्नेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रीटी है एक तरह से कहती है कि मतलब ऑलमोस्ट कंसर्न रेज करती है रिगार्डिंग लाइक कि डिस्क्रिमिनेटरी नेचर नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग लाइक वेपन यूज, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है ट्रीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, भारत ने इसको भी साइन नहीं किया है, क्योंकि अगर भारत इसको साइन कर लेता है तो फिर उसको न्यूक्लियर वेपन को जो है वो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, डिसआर्म करने पड़ेगा न्यूक्लियर वेपन। तो भारत कहता है कि मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे जो पड़ोसी हैं दो, चाइना और पाकिस्तान, इनको बोलो ये भी साथ में जो है वो न्यूट्रलाइज करें। देन उसके बाद ट्रीटी ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, ये जो है वो केम इनटू फोर्स कब हुई थी? जनवरी 22, 2021 में। भारत इसका भी मेंबर नहीं है, तो ऑलमोस्ट एनटीपी का भी भारत मेंबर नहीं है, सीटीबीटी का भी भारत मेंबर नहीं है, एनपीएनडब्ल्यू का भी भारत जो मेंबर नहीं है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, दो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की अगर हम बात करें तो 1974 में बना था स्माइलिंग बुद्धा के टाइम पे, भारत इसका भी मेंबर नहीं है। हालांकि भारत इसमें एंट्री करना चाहता है, न्यूक्लियर सप्लायर, अगर भारत इसमें एंट्री कर जाता है तो भारत जो है वो फिर टेस्ट कर सकता है, ठीक है, रिगार्डिंग न्यूक्लियर, और फिर सेल भी कर सकता है न्यूक्लियर वेपन्स को। लेकिन भारत अभी इसका मेंबर नहीं है। इसमें टोटल 48 कंट्रीज है, लाइक यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया जो है वो मेन P5 जो है वो नेशंस है इसमें। वासनियार पैक्ट 2017 दिसंबर में जो भारत ने इसको ज्वाइन किया है, और भारत जो है उसका 42nd मेंबर बना है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनएसजी का भारत मेंबर बनना चाहता है, और वासनियार पैक्ट का भारत जो है वो मेंबर ऑलरेडी है। और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भारत मेंबर बना है जनवरी 19, 2018 में। तो 18-19 से इसको याद रखना, 2018-19 से ऐसे याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी मेंबर बना है, ये ना एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक है, कि एक तो वासनियार पैक्ट, सीडीएस में तो क्वेश्चन आ रखे हैं, सीडीएस और सीएपीएफ में तो देखो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ये जो 5 टॉपिक हमने डिस्कस किए, और यूपीएससी में भी, इवन एचएस में भी आई थिंक शायद क्वेश्चन बन रखा है यहाँ से 1-2 बार। तो ये लर्न कर लेना इसको कि भारत किसका मेंबर है, किसका मेंबर नहीं है। देन उसके बाद मेजर इवेंट्स डिस्कस करते हैं एट द एंड, और फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी और हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। 1991 से लेकर 2024 तक के भारत में कितने इवेंट हुए, सबसे पहले वो देखते हैं। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, एलपीजी जिसको कहा जाता है, और कौन थे इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर? ठीक है। उसके बाद 1992 में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था लोकल गवर्नमेंट को। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था, 73rd विलेज पंचायत और 74th अर्बन लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद बाबरी मस्जिद केस हुआ है, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया था 1992 में। उसके बाद कॉमन राइट हुए थे। फिर इंदिरा स्वने केस आता है जिसमें ये कहा जाता है कि 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन नहीं होगी और 50% की कैप को क्रॉस नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा इन केस ऑफ रिजर्वेशन। 1993 की अगर हम बात करें तो सीरियल मुंबई ब्लास्ट हुए थे और दाऊद इब्राहिम जो है वो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल था। 1996 में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लेकिन सिर्फ 13 दिन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक कोशिश करते हैं न्यूक्लियर टेस्ट की, बट कामयाब नहीं हो पाते, सरकार नहीं चल पाती। प्लस 1996 में याद रखना PESA एक्ट आया है,
ठीक है। पंचायती राज एक्सटेंशन इनटू शेड्यूल एरियाज, तो वो जो अब आपका 1996 का एक्ट है। 1998 में पोखरण 2 होता है, क्या था ऑपरेशन का नाम ज्योति मैम? ऑपरेशन शक्ति, स्माइलिंग बुद्धा पहला था। 1999 में अगर हम बात करें कारगिल वॉर हुई थी, ऑपरेशन विजय, ठीक है। उसके बाद 2001 में अगर हम बात करें तो गुजरात अर्थक्वेक आया था, जिसमें ये कहा जाता है कि 20,000 के करीब जो लोग मारे गए थे। तो उसका 2002 में आता है गुजरात रॉयट, और गुजरात रॉयट क्यों हुए थे, ये जो दंगे क्यों हुए थे, गोधरा ट्रेन बर्निंग के बाद जो है वो कॉमनल राइट्स जो है वो देखे गए थे गुजरात में। 2004 में अगर हम बात करें तो यूपीए की सरकार बनती है, और यहाँ पर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो वाली जो पूरी आप देख सकते हैं सीरीज बहुत अच्छी है वो। उसका 2008 में अगर हम बात करें तो 26/11 मुंबई अटैक हुआ था। इसके बाद यहाँ पे जो है वो एक बनाई गई थी, क्या नाम था उसका, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, क्या नाम था उसका? एनएस नहीं, एनएसए, एनएसजी, फुल फॉर्म बोलो। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो ब्लैक कैट है, वो 1984 के में बने हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 के, ठीक है, 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस थे। तो फिर जो G20 के जो पहले आरबीआई के गवर्नर्स या जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे वो मिलते थे, तो इन्होंने डिसाइड किया गया था यहाँ पर कि अभी जो है वो जो लीडर्स हैं, जो मेन लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, वो G20 की मीटिंग्स करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना कि जब पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे ना, तो भारत की जो जीडीपी थी वो पॉजिटिव थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द जो हमारे जो एलपीजी रिफॉर्म्स प्राइम मिनिस्टर, सॉरी आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने उस टाइम पे किए थे। देन उसके बाद 2010 में अगर हम बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम भारत में हुई थी और दिल्ली में जो है वो होस्ट हुई थी। 2011 में अगर हम बात करें तो अन्ना हजारे मूवमेंट, एंटी करप्शन मूवमेंट, और इसके बाद लोकपाल की फॉर्मेशन हुई थी। लोकपाल डे कब होता है? 16 जनवरी। उसका 2014 में अगर हम बात करें तो मोदी सरकार, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि अच्छे दिन। फिर 2015 में अगर हम बात करें तो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया था। 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई थी, ठीक है, हमने डीमोनेटाइजेशन भी देखी है और हमने जो है वो पेंडेमिक एपिडेमिक भी देखा है। तो नोटबंदी और उसके बाद हम सब भी घर के अंदर बंद, तो 500 और 1000 के नोट यहाँ पर जो है वो बंद कर दिए गए थे। फिर उसके बाद 2019 में अगर हम बात करें तो एब्रोगेट कर दिया गया था आर्टिकल 370 को, और जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया था 2 यूनियन टेरिटरीज में। कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है, प्लस लॉकडाउन। 2023 में अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3, जब हम जो है वो चांद पर पहुंच गए। उसका 2024 की अगर हम बात करें तो जनरल इलेक्शन। तो ये रहते हैं भारत के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट। देन उसके बाद वर्ल्ड लेवल पर चलते हैं। 1971 में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड हुआ था, और वेटलैंड डे कब होता है? 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। यहां पर किसने एड्रेस किया था? इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी जी गए थे। और फिर हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1972 का। 1973 के ऑयल क्राइसिस, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनती है। कितने मेंबर्स हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में? 31, गुड। 1984 की अगर हम बात करें तो भोपाल गैस इंसिडेंट हुआ था और मिथाइल आइसोसिएनेट गैस जो है वो यहाँ पर लीक हुई थी। उसका 1985 में अगर हम बात करें तो वेनिया कन्वेंशन आता है ओजोन लेयर के लिए। ओजोन का फार्मूला O3 होता है। ओजोन 2 तरह की होती है, गुड और एक होती है बैड। गुड अगर हम बात करें तो जो स्ट्रेटोस्फीयर में है, जो कि यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है। बैड जो कि ट्रोपोस्फीयर में बनती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बनती है। 1986 में अगर हम बात करें तो चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुई थी यूक्रेन में। उस टाइम ये यूक्रेन नहीं हुआ करता था, उस टाइम ये यूएसएसआर का ही पार्ट था। उसका 1987 अगर हम बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फेज आउट करना था ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस को, और इसमें टारगेट किया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो याद रखना CFC का मतलब होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर उसके बाद 1992 में अगर हम बात करें तो रियो अर्थ समिट हुआ था, और ये रियो अर्थ समिट को अर्थ पार्लियामेंट कहा जाता है। उसका 1997 में अगर हम बात करें तो काइटो प्रोटोकॉल। इससे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर 1994 में ना UNFCCC भी बना था। एक बार कंफर्म कर लेना, इसको CBD है यहाँ पर क्या CFC है, तीनों में से, ठीक है। थोड़ा मुझे इसमें हमेशा डाउट रहता है, तो इसको एक बार चेक कर लेना। 1999 में अगर हम बात करें तो G20 आया था। और अगर हम बात करें
कि जो ये काइटो प्रोटोकॉल है ना, ये पहला लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है, पहला लीगली बाइंडिंग काइटो प्रोटोकॉल 1997। 2004 की सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, और जो क्वाड ग्रुप्स में आज मेंबर है वो सभी यहाँ पर जो मिलकर साथ में जो सुनामी को एड्रेस कर रहे थे। 2005 में अगर हम बात करें तो हुरिकेन आया था एक, जिसका नाम था कतरीना। कहाँ पर आया था? यूएस में। काफ़ी नुकसान इसने किया था। 2011 में अगर हम बात करें तो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, ये कहाँ पर हुई थी? जापान में। और ये किसकी वजह से होती? अर्थक्वेक की वजह से। और स्टिल अभी भी ये न्यूज़ में था, क्योंकि ये जो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर है ना, हम हैवी वाटर का यूज़ करते हैं जो न्यूक्लियर है ना उसको थोड़ा कूल डाउन करने के लिए। तो वो हैवी वाटर फिर जो है वो रिलीज़ किया जा रहा था। तो एक्सपेक्टेड है कि जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो ये कह रहे थे कि जो ये पानी रिलीज़ किया जा रहा है, वैसे तो ये वैसे प्रॉपर जो है वो एक तरह से रिफाइन करके जो है वो पानी जो है वो रिलीज़ किया जा रहा है प्योरीफिकेशन के साथ प्रॉपर पूरा, लेकिन फिर भी जो है वो इसमें न्यूक्लियर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ जो है वो पार्टिकल्स रह जाते हैं। 2015 में अगर हम बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, या पेरिस क्लाइमेट फ्रेमवर्क भी हम इसको कहते हैं, जिसमें हमने टारगेट किया था कि हमने ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे। और 2019 में अगर हम बात करें तो अमेजोन और ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर्स, ये वाइल्ड फायर्स बहुत डेंजरस है, और 2019 में बहुत सारी आग लगी है, मैसिव वाइल्ड फायर देखने को मिली है वर्ल्ड वाइड। 2022 में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान फ्लड, जिसमें पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ था और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये। 2023 में अगर हम बात करें तो एक तरह से जो है वो 2023 को रिकॉर्डेड जो है वो कहा गया है हीट वेव्स के रिगार्डिंग, बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर इंटेंस हीट वेव जो है वो देखी गई है वर्ल्ड वाइड। तो ये पूरी की पूरी हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री थी। और अब आपके लिए एक जो काम है जो आपको करना है कि आपको 1947 से लेकर 2024 तक की पूरी क्रोनोलॉजी बनानी है एक। अब ये क्रोनोलॉजी मैं नहीं बनाऊंगा, ये क्रोनोलॉजी आप बनाएंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे।